हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हम अगला निबंध पढ़ चुके हैं, जो कि कविता क्या है। अब हम अगला निबंध पढ़ेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय हम देख लेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना देरी किए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती देवी और इनके पिता पंडित अनमोल दुबे संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। ठीक है, और सन 1927 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भगवती देवी से विवाह हुआ। ठीक है, और उनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई। ठीक है, तो यह उनका एक छोटा सा जीवन परिचय कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम भी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, पर एक छोटा सा परिचय। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उनकी प्रमुख विधाएं, जो उन्होंने कौन कौन सी विधाओं में कौन कौन सी रचनाएं की है। ठीक है, तो पहला था उनका निबंध। निबंध में उन्होंने रचना की है, आलोचना में उन्होंने रचना की है और उपन्यास लिखे हैं। तो हम उनके प्रमुख प्रमुख रचनाएं और उपन्यास जो भी है देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं उनकी है। ठीक है, प्रमुख रचना उनकी है आलोक पर्व, हिंदी साहित्य, अशोक के फूल। उपन्यास में रचना है उनकी बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेखा। निबंध संग्रह उनके हैं अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। ठीक है, और उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया है तो देख लेते हैं हम। विश्व भारती, अभिनव भारती ग्रंथमाला। ठीक है, तो यह इनकी प्रमुख उपन्यास, निबंध और कौन कौन सी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण। ठीक है, तो पहला है यह एक ललित निबंध है। ठीक है, यह एक कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। कल्पलता 1951 ईस्वी संग्रह में संकलित है। इस संग्रह में कुल कितने 20 निबंध हैं। ठीक है, तो हमें 20 निबंध भी हमें याद होने चाहिए कि कौन कौन से 20 निबंध है, तो हम वो भी देख लेते हैं कौन कौन से 20 निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बोरा गए, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, महात्मा के महाप्रयाण के बाद, ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियां। अगला है केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वह चला गया, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती है, हम क्या करें, धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, आंतरिक सुचिता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम। और अगला और अंतिम निबंध है आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। ठीक है, तो यह 20 निबंध भी हमको याद होने चाहिए क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं निबंध का विषय वस्तु, मतलब किस विषय पर निबंध लिखा गया है और क्या क्या उसमें विशेषता है उसकी। ठीक है, तो विषय वस्तु हम देखेंगे। कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से ही
हिंदी ललित निबंधों की एक सशक्त विधा के रूप में शुरुआत हुई। मतलब जो ललित निबंध लिखे गए वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम शुरुआत इन्होंने ही की है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध में वे मनुष्य की दुर्बलताओं को लक्षित करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ उसकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का दर्शन भी कराते हैं। वे मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना में रत होने की शिक्षा देते हैं। इन्हीं भावों के संरक्षण में उसका बड़प्पन देखते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने मनुष्यता के विकास, मनुष्य में पशुता के अवशेष और उस पर मनुष्यता की विजय के साथ साथ भारतीय संस्कृति पर गहन विचार किया है। इस निबंध में वे मनुष्यों द्वारा अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति के विरोध के साथ साथ स्वाधीनता पर भी विचार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की विषय वस्तु है जो मनुष्य पर और उनकी शक्ति पर, उनकी दुर्बलताओं पर, उनकी मित्रता, भाईचारे की शिक्षा देना, इस तरह का निबंध लिखा इसकी विषय वस्तु है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो निबंध इतना बड़ा नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते। निबंध छोटा है तो हम निबंध ही पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण पंक्ति भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है जो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अंडरलाइन कर दूंगा मैं उन पंक्तियों को, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता का बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो यह पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। मेरी छोटी लड़की ने पूछ लिया। ठीक है, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से जो पंक्ति है, कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बड़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी, ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं और निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पंक्ति ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण पंक्ति हो सकती है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ये मैंने कोष्टक बना दिया। यहाँ से यहाँ तक पंक्ति आपकी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था, नाखूनों का स्थान था। ठीक है, उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग थे। ठीक है, तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी पंक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानर सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। ठीक है, तो इसमें जो रामायण का भी उदाहरण दिया गया है इसमें कि किस प्रकार उन्होंने वानर सेना के हथियार थे उनके। ठीक है, तो उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत ना और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उससे धातु के हथियार बनाए जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे।
वे विजयी हुए। अगली पंक्ति देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है, मैंने कोष्टक बना रखा है। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विधाएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी, आर्य विजयी हुए। ठीक है, यहाँ तक ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, यहाँ तक पूछा जा सकता है। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है। यह सबको मालूम है। नर घर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। आज भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के नखदंतावली जीव हो, पशु के साथ एक ही तरह पर चरने वाले। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तथा कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखूनों को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। ठीक है, तो एक पंक्ति और छूट गई, ये पंक्ति भी आप देख लीजिएगा। तुम वही लाखों मनुष्य पहले नखदंतावली जीव हो। इसे यहाँ से यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर भर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीन रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो, वह मरना नहीं जानती। ठीक है, तो इसमें पंक्ति आपकी ये महत्वपूर्ण आ जाएगी, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, और यहाँ तक आ जाएगा वह मरना नहीं जानती। ठीक है, तो यह पंक्ति भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है, मतलब ये वात्स्यायन का ग्रंथ है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, वात्स्यायन का कौन सा ग्रंथ है? ठीक है, आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वृत्तालंकार, चंद्राकार, तंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्कत, मोम और अलंकत आलता से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ के देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ठीक है, तो यह पंक्ति भी पूछी जा सकती है। गौड़ के देश किस प्रकार के नाखून पसंद करते थे, और
दाक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नखों को अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ तक पंक्ति आप महत्वपूर्ण हो सकती है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए मैंने कोष्टक बना रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो पंक्ति है वह महत्वपूर्ण हो सकती है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उगना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा, और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सहजात की वृत्तियां किसे कहते हैं, तो स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है, सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। ठीक है, जो नाखूनों को है उनको पशु का प्रमाण दिया गया है कि उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह तो उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, पर पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। ठीक है, अगली पंक्ति ये वाली महत्वपूर्ण है, उसे इतना भी नहीं पता चलता। ठीक है, मनुष्यता की विरोधनी है। यहाँ से यहाँ तक पंक्ति आपकी महत्वपूर्ण है, जो हो सकता है परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग निबंध की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति तो अवश्य करके याद रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पंक्तियों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। मेरा मन पूछता है कि किस और मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। ठीक है, यहाँ से पंक्ति कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ से पंक्ति आपकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पंक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी एंड इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं अव्यक्त होता है। 15 अगस्त, यहाँ से पंक्ति आपकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोष्टक लगा हुआ है, देख लीजिएगा आप। अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजों में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह
क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा की ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आई है। ठीक है, तो यहाँ से कोष्ठक लगा हुआ है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पंक्ति है। सहजात व्रति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचार किया गया है। ठीक है, विचार गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त, ठीक है, तो यहाँ से आपकी पंक्ति महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर आपकी पंक्ति यहाँ से आ जाएगी, थोड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, देख लीजिएगा। ठीक है, अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा है, यहाँ से पंक्ति आपकी महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, देख लीजिए, कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और हम हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पंक्ति आपकी महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। जातियाँ इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। ठीक है, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भातित बंधन है, उद्भातित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंडे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है एवं वचन, मन एवं शरीर से किए गए
चरण को गलत आचरण मानता है। यह भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यह पैराग्राफ भी पूरा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वस्व आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे। ठीक है, तो यह पंक्ति भी गौतम बुद्ध की यह महत्वपूर्ण हो सकती है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। यह पंक्ति भी हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है, पूछा भी जा सकता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बिठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा, ठीक है, एक बूढ़ा उसने कहा था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया है। ठीक है, तो यह पंक्ति की महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारना शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है। ठीक है, यहाँ से मैंने कोष्टक बना रखा, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पंक्ति हो सकती है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहद जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निगरानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुता की घोतक है और अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। देखिए, अब है अंतिम पंक्ति, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति आप अवश्य करके निबंध का कोई सा भी निबंध हो याद रखिएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरना शास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का
परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो यह पंक्ति भी पूछी जा सकती है, अंतिम पंक्ति जो हमारी है। ठीक है, तो यह हमने पूरा निबंध और उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हमने पढ़ ली है। इसमें विषय वस्तु भी देख लिया और कवि परिचय भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।